प्रिय विद्यार्थियों, अपना टॉपिक संधि चल रहा था। अपन ने यण संधि पढ़ ली, अयादि पढ़ ली, गुण पढ़ ली, वृद्धि पढ़ ली। इन संधियों के क्रम में ही अब संधि आएगी सवर्ण दीर्घ संधि, जिसको आप दीर्घ संधि भी कहते हैं। देखो, पिछली क्लासों में पढ़ने ये भी पढ़ लिया होगा कि समान अक्षर जहाँ भी आ जाए तो पूर्व और पर यानी उन दोनों अक्षरों की जगह दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी बड़ा अक्षर हो जाता है। इसका एक सूत्र है अकय सवर्णे दीर्घ, अकय सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र क्या कहता है? अकय सवर्णे दीर्घ। ये कहता है अक प्रत्यार से परे, क्या कहता है? अक प्रत्यार से परे अक प्रत्यार, अक प्रत्यार माइल सूत्र। एक बार पिछले वीडियो में बताया था, जितने भी माइल सूत्र है उनमें अंतिम अक्षर क्या है? हलंत है। तो आप हलंत अक्षर को पढ़ने लिखेंगे। अब का मतलब है ऐसे लेकर के कह तक, ऐसे लेकर कह तक जितने भी अक्षर आएंगे वो किस में आएंगे? अक प्रत्यार में आएंगे। ऐसे लेकर कह तक जितने भी अक्षर आएंगे वो कहाँ आएंगे? अक प्रत्यार में आएंगे। जैसे ए, ई, उ, री और री। और क्या आ गया? क्या अंतर नहीं लिखना आपने? अक प्रत्यार से परे समान अचवर्ण हो। अक प्रत्यार से परे समान अचवर्ण। अच का मतलब अच प्रत्यार से नहीं, ऐसे लेकर छ तक शर्त क्या रहेगी? अंतिम जो हलंत अक्षर है उसको नहीं लिखेंगे। तो ए, ई, उ, री इनके सामने समान अच। अब अच प्रत्यार में दोनों अक्षर आएंगे, कितने आएंगे? ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। 3 3 6 3 9। कितने अक्षर आएंगे? 9 आएंगे। और ये कितने? 1 2 3 4 5। तो इनके सामने समान अक्षर यानी कि 5 अक्षर ही। ए के सामने ए आ जाए, ई के सामने ई आ जाए, उ के सामने उ आ जाए, री के सामने री आ जाए और री के सामने री आ जाए। ये होता है। लेकिन ध्यान रखना, अपने वर्णों का भेद पड़ा है तो री में हमेशा दीर्घ नहीं होता है। री में दीर्घ का भाव होता है, तो ये री को छोड़ ही देंगे तो अक प्रत्यार विकरण होता है इसका। वैसे इसमें दीर्घ नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। ये 4 वर्ण है, इन 4 वर्णों के सामने इनके समान अक्षर आएगा, चाहे आ जाए चाहे आ जाए, बात एक ही है। बहुत तो है, कई अच्छा ही होगा। तो इनके सामने समान वर्ण अच्छा आ जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। एक सीधा सा उदाहरण हमने पढ़ा था, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय पढ़ा था। अब यहाँ देखो, विद्या में क्या है? आ है, और सामने क्या है? आ। तो आ तो किस में आ जाएगा? अक प्रत्यार। और सामने वाला आ किस में आ जाएगा? समान अक्ष में आ जाएगा। तो दो, और वैसे अपनी मैंने कहा कि पिछली क्लास में मैंने पढ़ा कि समान वर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाए। समान दिख रहा है अपने को, दोनों समान है। तो इसका मतलब इन दोनों के स्थान पर ये तो हो गया पूर्व, और ये क्या हो गया? पर। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ एक आदेश। दीर्घ एक आदेश का मतलब ध्यान दो, दीर्घ एक आदेश। दीर्घ यानी बड़ा और एक यानी एक आदेश, यानी दोनों के स्थान पर एक ही आदेश हो जाएगा। अब इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया? आ हो गया। और ध्यान देना, वी ध्यान में से आला कर दिया तो दे आता। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आ हो गया, आगे ले मिलाया तो वी, दे में आ मिला तो द्या, विद्या। संधि विच्छेद करवाएगा तो सीधा ये दीर्घ दिख रहा है, विद्यालय आ दिख रहा है ना, इन बड़ा अक्षर दिख रहा है तो विद्या प्लस आलय। ऐसे देवालय है, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। आलय का मतलब घर या मंदिर, देव देवता का, विद्या का मंदिर देवता का मंदिर
ये देवता का घर, विद्या का घर, कैसे कर सकते हैं। तो देखो वह में क्या है ए, और सामने क्या है आ। इतनी बात समझ में आ रही है। ए तो हो गया पूर्व और आ हो गया पर। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ। ए का दीर्घ क्या होगा आ। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया आ हो गया। सही। अब देखो दे वह में से अलग कर दिया, वह में से अलग कर दिया तो वह तो आधा बच गया ना, आधा बचेगा। और ए और आ दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया आ कर दिया और आगे लय। सही। अब मिलाओ देवालय हो गया। ऐसे एक उदाहरण है दैत्य प्लस अर। देखो ये में क्या है ए और आगे क्या है ए, दोनों समान वर्ण पहली बात। दूसरी बात इधर क्या है अक और इधर क्या है समान अच। तो क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दीर्घ। और दोनों वैसे भी दिख रहा है समान अक्षर है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। और ये ए और ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा आ बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब देखते हैं देखते हैं ये आधा हो गया क्योंकि ये अलग कर दिया प्लस आ और आगे मिलाओ देते हैं। सही। दूसरा एक इसी का उदाहरण ये था प्लस अर्थक। देखो था में क्या है आ और सामने क्या है ए। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दीर्घ एकादेश। तो आ और ए दोनों के स्थान पर क्या हो गया आ हो गया। आ और ए दोनों के स्थान पर क्या हो गया आ। मिलाएंगे तो ये था में से अलग था आधा। आ और ए दोनों के स्थान पर आ हो गया आगे था। मिलाओ यथार्थ। सही। अगला इसका उदाहरण है अति प्लस यू। अति प्लस यू ध्यान दो। अति में क्या है ई और आगे क्या है ई। ये तो गया पूर्व और ये क्या हो गया पर। दोनों समान है। इधर हो गया अक और ये सामने हो गया समान अच। तो क्या हो जाएगा अकस्वर्ण दीर्घ इस सूत्र से क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। अकस्वर्ण दीर्घ इस सूत्र से क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तो ई और ई इनका बड़ा रूप यानी दीर्घ क्या है बड़ी ई। ई क्या हो जाएगा ई। तीन में से ई अलग कर दिया अपन ने तो तय तो आधा बच गया और दोनों के साथ बड़ी ई और वह मिलाया तो अति। सही। एक इसी का उदाहरण है परि प्लस इच्छा। इधर क्या है ई और सामने क्या है बड़ी ई। ये हो गया अकर ये हो गया समान अच। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बड़ी ई। तो मिलाया तो रे आधा रह गया आगे क्षा मिलाएंगे तो परीक्षा। सही। ऐसे ही एक उदाहरण विष्णु प्लस उदय। विष्णु प्लस उदय। देखो इधर विष्णु में क्या है उ है और सामने क्या है उ। समान अच। अब के सामने समान अच आ गया। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बड़ा हुआ। क्या हो जाएगा बड़ा हुआ हो जाएगा। और विष्णु आधा बड़ा हो आगे दय मिलाया तो विष्णुदय। सही। ऐसे ही बढ़ जाएगा भानुदय। भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। देखो नून में क्या है उ और आगे क्या है उ। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बड़ा उ। समान है ना बड़ा हो जाएगा।
तो वी ओ सॉरी भा न में से वो अलग कर दिया, आधा ऊ और पूर्व और पर दोनों के स्थान पर बड़ा हो गया, आगे दय मिलाया तो भानुदय। सही आ गया समझ में। एक ही कार को उदाहरण ले हो 3 प्लस रेखा, देखो तय में क्या मिला हुआ है री और आगे क्या है री, दोनों समान है, री अक्ष सॉरी अक्ष में भी आ रहा है और समान अक्ष में भी आ रहा है, तो दोनों के स्थान मिला हुआ है बड़ा री हो जाएगा ये। और हो तय मेरी अलग देता है आधा, इन दोनों पूर्व और पर दोनों के स्थान री आगे का है, मिलाया तो हो 3 कार। सही। ऐसे ही पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, इधर भी क्या है री और आगे क्या है री, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बड़ा री, पी तय में से री अलग कर देता है आधा और आगे आना है और मैं मिलाया तो इसका रूप बन जाएगा पितृणम। सही, इतना आ गया समझ। अब अपनी ये हो गई दीर्घ सम। आकाशवाणी दीर्घ सूत्र क्या कर रहा है कि अक प्रत्यार से के सामने समान अचाए, अक प्रत्यार के सामने समान अचाए तो दीर्घ का आदेश हो जाए, यानी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही दीर्घ बन जाए, बड़ा अक्षर बन जाए। उदाहरण अपने सामने और अन्य किताबों में बहुत से मिलेंगे, अपन देखेंगे संधि और संधि विच्छेद। इसके बाद हम संधि पढ़ेंगे पररूप संधि। कौन संधि आएगी पररूप संधि। पर पूर्व और पर दो हमें बात पूर्व और पर, पूर्व पहले वाला और पर सामने वाला, पूर्व तो पहले वाला और पर सामने वाला। तो अपन पढ़ रहे हैं पर रूप संधि, इसके बाद पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। तो पर का मतलब सामने वाला रूप, अगला जो नेक्स्ट होता है ना वो। जैसे ए के सामने समझ लो ए है थोड़ी देर, तो ये तो हो गया पूर्व और ये हो गया पर, ये तो हो गया पूर्व और ये हो गया पर। तो अपन क्या पढ़ेंगे पर रूप, यानी ए को भी ए ही समझ लेंगे। आप समझ गए, ए को अपन क्या पढ़ लेंगे ए, और दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे ए का, यानी ए को ए ही समझ लेंगे, ए ही पढ़ लेंगे, ये होगा पर। तो संधि अपन कौन सी पढ़ रहे हैं पर रूप। पर रूप में सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम क्या कहता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद एक प्रत्यार हो तो पररूप एक आदेश हो जाए। एक पर रूप हम क्या कर रहा है, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एक प्रत्यार हो तो पररूप एक आदेश हो जाए। अकारांत उपसर्ग अ हो जिसके अंत में वो क्या हो गया अकारांत, प हो जिसके अंत में वो क्या हो गया पकारांत, मैं हो जिसके अंत में वो क्या हो गया मकारांत। तो ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में क्या हो ए, उसके बाद में क्या हो एंग प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार हो एंग। ध्यान दो एंग में कौन कौन जाएंगे, एंग प्रत्यार ना हो आई ओरिक ए ओंग, ए ओंग ये पढ़ा। तो ए और वो गैर अंग्रेजी है, तो
एंग प्रत्यार में कौन कौन से अक्षर हुए? ए और ओ। अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ में से कोई सा अक्षर है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे। जैसे अपने पास एक उदाहरण है प्र प्लस एजित, प्र प्लस एजित, ये उदाहरण अपने पास। देखो प्र में क्या है? ए, तो ये तो क्या हो गया? अकारांत उपसर्ग हो गया। प्र तो क्या हो गया? अकारांत उपसर्ग हो गया। और ए क्या हो जाएगा? एंग प्रत्यार हो जाएगा। तो अपना ये सूत्र एंग पर रूपम क्या कर रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद अगर एंग प्रत्यार हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप हो जाए। तो एंग है, अकारांत उपसर्ग है, तो प्र में क्या मिला हुआ है? और आगे क्या है? ए को अपन क्या पढ़ लेंगे? ए को क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। सही। प्र आदि ए जते मिलाया तो प्रेजते। सही। ऐसा ही तो दूसरा उदाहरण है उप प्लस ओस्पी। देखो उप पहले में क्या है? ए। उप में पै में क्या है? ए। तो ये तो क्या हो गया? अकारांत उपसर्ग हो गया। है वो जिसके अंत में वो अकारांत कहलाएगा, तो ये तो अकारांत उपसर्ग हो गया। ओ है जो कि इसमें है एंग प्रत्यार में, ओ किस में? एंग प्रत्यार में। तो अपन ने क्या पढ़ा कि अकारांत उपसर्ग के बाद में एंग प्रत्यार हो तो क्या हो जाए? दीर्घ एक आदेश हो जाए। तो इधर पहले क्या है? और सामने क्या है? ओ है। इतनी बात अपनी समझ में आ गई। तो क्या हो गया? पूर्व, और ये क्या हो गया? पर। अपने को करना क्या है? पर रूप करना है। क्या करना है? पर रूप ही तो करना है अपने को। तो ये रूप करना है ओ, यानी ए को ओ ही समझ लेंगे। और दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ओ है। अब देखो ऊ पे आधा रह गया भाई, ए आधा कर दिया पे तो आधा रह गया। ओ और आगे सब मिलाया तो उपोष्टि हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही वो दिख रहा है उप प्लस ओष्टि, अकारांत उपसर्ग दिख रहा है, अकारांत उपसर्ग दिख रहा है। एक यहाँ अपने दिमाग में आ रहा होगा ए और ओ सामने आ रहा है तो अवृद्धि होनी चाहिए थी, वृद्धि रेखा पढ़ा ना पढ़ने एच प्रत्यार हो तो वृद्धि एकादेश हो। लेकिन संस्कृत में एक परिभाषा है कि पूर्व से पर बलवान होता है। उसका शॉर्टकट में आपको अर्थ बता रहा हूँ कि पूर्व से पर शास्त्र बलवान होता है। यानी पहले वाला जो सूत्र है उसके बाद वाला जो सूत्र बात कर रहा है वो बाद वाली बात मान्य होगी, पहले वाली बात निष्क्रिय हो जाएगी। तो ये बाद का सूत्र है एंगी पर रूपम। व्याकरण में आगे कभी कॉलेज में होगा तब पढ़ोगे इस बारे में। एंगी पर रूपम पर शास्त्र है, शास्त्र रहेगा नियम, तो बाद वाला नियम है इसलिए इसकी बात अपन मानेंगे और इसमें उपसर्ग मान करके न कि ए मान करके, अकारांत उपसर्ग मान करके पर रूप संधि कर देंगे। सही। प्रेरित उपस्थिति की उदाहरण है। अब इसमें एक वाक्य और है, वार्तिका सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम। वार्तिक क्या है? सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम। सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम। सकंदु आदि गण में जो टी भाग होता है ये क्या कहती है? सकंदु आदि शब्दों में या गण 10 गण होते हैं उनमें ये क्या कर रहा है? सकंदु आदि शब्दों में जो टी भाग होता है उसका पर रूप हो
सकंदो आदि शब्दों में, सकंदो आदि गण में पढ़े गए शब्द जैसे कुल्टा, मनीषा, करकंदू, पतंजलि, ये इसके उदाहरण है। उल्टा, मनीषा, ये सारे सकंद आदि गण में पढ़े गए हैं। तो सकंदो आदि शब्दों में जो टी भाग होता है उसका प्ररूप होता है। अब इसको समझेंगे, बट टी क्या है? टी कहते हैं किसे? देखो, पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र चलता है व्याकरण में, अचो अंत्यादि टी। कौन सूत्र चलता है? अचो अंत्यादि टी। ये क्या कहता है कि अंतिम अच को टी कहते हैं। शॉर्ट, अंतिम अच को क्या कहेंगे? टी कहेंगे। और उस टी कहेंगे तो टी संज्ञा हो गई, टी नाम निकल गया। अपने पास एक उदाहरण है, सक प्लस अंधु। कौन सा उदाहरण है? सक प्लस अंधु। ध्यान दीजिएगा, देखो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। स में क्या है? और क में भी क्या है? अचो अंत्यादि टी क्या रहा कि अंतिम जो टी है, अंतिम जो अच है उसको क्या कहेंगे? टी कहेंगे। तो क में क्या अंतिम है ना, तो ये ए क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। ये ए क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। अब ये सकंदो आदि पर उपवाचक जगह कि टी का क्या हो जाए? प्ररूप हो जाए। अब मान लो ये जो टी हो गया और सामने से क्या है? ये, तो इस ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे? ए ही पढ़ेंगे। टी का प्ररूप समझ गए? नहीं समझे? अब यहाँ पर बात एक समस्या आ रही है कि सर इधर भी है उधर भी है, तो अभी वो पढ़ना कैसे? उन्होंने दीर्घ सूत्र से ये पढ़ा था कि समान अच हो तो दीर्घ कर दो, या क्यों नहीं हुआ? देखो, वार्तिक, महाभाष्य और सूत्र त्रिमुनि हुए थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पढ़ा हुआ आपने, उसमें सूत्रों के साथ साथ वार्तिक भी लिखी गई। वार्तिक का अर्थ क्या होता है? उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तित। उचित अनुचित, शॉर्टकट में अपनी भाषा में, उचित अनुचित की जहाँ पर चिंता की जाए कि उचित क्या है अनुचित क्या है, वो क्या है? वार्तिक है। तो ये क्या हो गई? सकंदु, ये लेखनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। इस कारण से सकंदो आदि सी परूपम वाच्यम क्या कर रहा है कि सकंद आदि गण में पड़े गए शब्दों को तो पररूपी होना चाहिए और पररूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, टी सबसे पहले टी ढूंढेंगे, तो टी किसे कहेंगे? पहले समझो, ये टी किसे कहेंगे? टी कहेंगे अंतिम अच को। तो ये पहला जो पद है ना, इसमें अंत में अच क्या है? ए। और ये ध्यान रखना, इसके साथ अगर आप कोई व्यंजन हो ना तो वो उसके साथ में जुड़ के आएगा। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। तो ये अंतिम है, टी हो गया, ए और ए को क्या समझ लिया अपन ने? ए समझ लिया। अब देखो, से कैदा दोनों ए हो गया, आगे न और दो मिलाया तो सकंद। सही आगे समझ। अब देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था वो मनस प्लस ईसा, मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनस प्लस ईसा होगा। अब सबसे पहले अपने क्या करना है? अंतिम अच छांटना है। भाई टीबा आगे ढूंढेंगे अपन, तो अंतिम अच क्या होगा? देख ढूंढो, देखो में है, अरे में है, तो ये है अंतिम है आगे। लेकिन इसके आगे जो हलंत अक्षर व्यंजन लिखा हुआ है, ये भी इसके साथ में ही आएगा। भैया तो व्यंजन नहीं था ना सक में, तो यहाँ है। इस कारण से ये क्या हो गया? अस्पूरा क्या हो गया? टीबा हो गया। अब तो समझ गए ना, ये अस क्या है? टीबा है। और आगे क्या है? ईसा। सकंदो आदि सुपर रूपम वाचम क्या कहा आपने कि अंतिम जो टी है उसको क्या कर देंगे? अंतिम जो टी है उसको क्या करेंगे? पररूप कर देंगे। क्या करेंगे? पररूप करेंगे उसको।
तो जो ये अस है ना, इसको अपन क्या पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, ई पढ़ेंगे। अस को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। देखो मैं न्यादा, अस को क्या पढ़ा, ई पढ़ लिया, तो ई और आगे सा। न्यादा है मैं, न में ई मिला, मनी सा। सही। ऐसे एक उदाहरण है, कार्किक प्लस अंधु। कार्किक प्लस अंधु, कर्क में क्या है, अंतिम अक्षर हो, तो क में भी है, इधर भी क में है, तो ये एक हो गया, टी हो गया, और सामने एक है पर, तो ये तो गया टी, तो सकंद वादी सुपर रूपम वाचम, ये वार्तिक अभी क्या है, इस वार्तिक के माध्यम से पढ़, यानी इसकी सहायता लेकर के इस टी के स्थान टी को क्या कर देंगे, पर रूप कर देंगे, यानी ए को भी क्या समझ लेंगे, ऐ समझ लेंगे। मिलाया तो कर्क और आगे नया उर्दू, मिलाया तो कारकंदू। हाँ ध्यान देना, सकंदू और करकंदू सेम रूप है, ऐसे कैसे बन जाएगा। लेकिन 10th क्लास में तो प्रश्न कैसे आएगा, करकंदू संधि विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो, तो कर्क प्लस अंधु पर रूप संधि, या कर्क प्लस अंधु संधि करो और संधि का नाम लिखो, तो करकंदू पर रूप संधि। और 12th क्लास में क्या होगा संस्कृत साहित्य में, मनीषा संधि विच्छेद करो और प्रयुक्त सूत्र भी लिखो, तो मनस प्लस ईसा सकंदवादी सुपर रूपम वाच्य। सही। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था उपोस्ति, संधि विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो, तो उप प्लस ओस्ति और संधि पर रूप संधि, ये तो गया 10th क्लास में। 12th में कैसे पूछता है, उपोस्ति उप प्लस ओस्ति, ये तो संधि विच्छेद हो गया, और एंगी पर रूपम, ये इसका सूत्र हो गया। सही। करकंदू, मनीषा, सकंदू। एक उदाहरण बना पतंजलि, पतत प्लस अंजलि। ध्यान दो, पतत अंतिम अंश क्या है, पतत में अंतिम अंश क्या है, देखो प में है, त में भी है, ए और तैल धरा, जैसे मनस में अस निकला था ना, मनस में जो अस निकला था वैसे ही इधर क्या हो जाएगा, ये अतबार है, आ गया, और आगे ए, ये तो क्या हो गया टी, ये तो टी भाग हो गया, और आगे ए। अब एक सकंदवादी सुपर रूपवाचक क्या करेंगे, अंतिम जो टी है, अंतिम जो अच है उसका पर रूप कर दो, यही करें अपने को, तो इस अर्थ को क्या समझ लेंगे, ए पढ़ लेंगे अपन, ऐसे समझेंगे ना। अब ये अर्थ को पढ़ने क्या पढ़ा, ए पढ़ा, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया, पैदा अत निकल गया ना, अत और ए दोनों के स्थान पर रूप ए हो गया। आगे ये है आधा, जैली मिलाओ, पतंजलि। सही। एक उदाहरण बच रहा है इसका, कुल प्लस अट्ठा, कुल प्लस अट्ठा। देखो लैम में क्या है, अंतिम अचर है, आई है, तो ये तो गया, ऐ तो क्या हो गया टी बार, और आगे है क्या है पर रूप ही करना है टी का, तो ऐ को क्या पढ़ लेंगे, ऐ पढ़ लेंगे, कु लहदा ए उल्टा मिलाया तो उल्टा। सही। इतना समझ में आ गया। सकंदवादी सुपर रूपवाचक इस वाक्य के उदाहरण है, सकंदू, करकंदू, उल्टा, पतंजलि, मनीषा। सारे उदाहरण आपको नोटबुक में भी लिखना है, याद भी रखना है।
इसके दो उदाहरण में आपको बता दिया, उपोस्ती और प्रेज। इसके अलावा सवर्ण दीर्घ संधि में कोई दिक्कत नहीं है, सामने समान वर्ण हो तो दीर्घ का आदेश हो जाए। और परिभाषा के तहत अगर आपको परिभाषा याद रखनी है तो अक प्रत्याहार के सामने सवर्ण अच हो, अक प्रत्याहार के सामने सवर्ण अच हो तो दीर्घ का आदेश हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन उदाहरणों को आप पढ़ करके समझ करके नोटबुक में उतारो और इससे संबंधित अन्य उदाहरण भी आप देखना ताकि अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो।